So hello students, I am Sumit Chetija, your physics faculty from Motion Foundation Division और आज हम लास्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन आई स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे ह्यूमन आई का दी एंड हो जाएगा हमारे साथ। तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसकी चैप्टर के एंडिंग की तरफ अगर अपन बढ़ें तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर किया है बेसिकली हम ये जान लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने कवर किया था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ह्यूमन आई का पार्ट, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन के बारे में हल्की फुल्की बात करी थी। एंड देन बेसिकली छोटे मोटे ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन के लिए किस तरीके का लेंस यूज़ हो रहा है और कैसे वो फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहा है सिलियरी मसल से रिलेटेड सस्पेंसरी लिगामेंट्स और बाकी सारी चीज़ों को हम रिलेट कर रहे थे। आइरिस और प्यूपल का रिलेशन भी हमने देखा था। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन कैसे कैसे रिलेट हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, आसपास की चीज़ों के अंदर। जो हम सराउंडिंग को अपीयरेंस देखते हैं, कलर कैसे कैसे, क्यों हमारा एप्पल रेड ही दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज ही दिख रहा है, मतलब अगर कोई पैकेट है किसी भी वेफर्स का या किसी भी चिप्स का, वो उस पर ब्लू कलर है तो ब्लू ही क्यों अपेयर हो रहा है। बट अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, जैसे हमारा स्काई है वो ब्लू दिख रहा है, उसका कलर ब्लू है, तो वो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वॉयलेट, इंडिगो इन कलर का क्यों नहीं दिख रहा। ये सब चीज़ें भी तो दिमाग में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम की एक चीज़ होगी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, अब यहाँ पे हमें पता है, हम रिफ्रैक्शन को तो बेसिकली हम जानते हैं बच्चों, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब भी लाइट ट्रैवल करती है वो डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, क्योंकि वो रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है या डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। तो जब भी हमारी लाइट जो होती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है या डेंसर टू रेयरर जाती है, तो मूव करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है, तो ये पता चलता है रेयरर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये चीजें तो हमें पता है। ये चीज डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि कहाँ से मूव कर रही है, दूसरी तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वहां पे वेवलेंथ क्या है। हाँ, ये भी चीज तो है जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये चीज भी हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बेंडिंग भी उसी पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बेंडिंग। ठीक है, ये सब चीजें भी मैंने आपको बता दी थी। तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि उस लाइट का वेवलेंथ क्या है, क्योंकि हर कलर की लाइट का जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ अलग अलग होता है। सिमिलरली हमको पता है बच्चों की उस चीज के ऊपर डिपेंड करना चाहता है। तो एटमॉस्फेयर में जब भी लाइट आ रही होती है, क्योंकि जब सन से जो हमारा मेन लाइट का सोर्स है, क्लोजेस्ट लाइट का सोर्स है वो सन है, वो एक स्टार है, तो वहां से जब भी लाइट आ रही होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर, यानी कि सन से लेके हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में एयर है या वैक्यूम है, वहाँ पे फास्टेस्ट स्पीड है हमारे लाइट की, तो वहाँ पे क्या है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर स्ट्रेट पाथ में वो आ पा रही है। वहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है। लेकिन जैसे ही वो मेरे मीडियम में या हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, एंटर कर जाती है, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, डेंसिटीज चेंज हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट बैक कर लेती है, डेविएट कर लेती है, बेंड हो जाती है एक सर्टेन एंगल पे, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में तो दिमाग में क्लियर हो गया होगा। व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड एंटर्स इनटू अनदर मीडियम, इट बेंड्स टू अ सर्टेन एंगल ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम्स, द मीडियाज। ओके, द अर्थ एटमोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब हमारा एटमोस्फेयर भी है, वो भी डिफरेंट लेयर से बना हुआ है, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, अलग अलग चीजों से अलग अलग लेयर्स हैं। मान लेते हैं 3 से 4 लेयर्स हैं, तो हर एक की डेंसिटी अलग अलग होगी। जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वहां पे विंड का जो फ्लो है वो कम ज्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम ज्यादा हो सकते हैं, चीजें अलग अलग हो सकती हैं। वहां पे कोल्ड हो सकती है, वहां पे जो एयर है, या हॉट हो सकती है। जैसे हॉट वेव जब गर्मी होती है तब अर्थ के आसपास जो होती है, हमारे लैंड के आसपास गरम गरम
हॉट वेव्स बनती हैं, जबकि समुद्र के आसपास जो होती है, समुद्र के ऊपर वो कूल वेव्स बन जाती है, कूल ब्रीज या हॉट ब्रीज, जिसे हम एक्सचेंज ऑफ ब्रीजेस कहते हैं। अर्लियर हम पढ़ के आ चुके हैं ये सब चीज़ें, हम साइंस के अंदर 9th में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऊपर लेयर्स के अंदर ये चेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग लेयर है। मान लेते हैं ये मेरी अर्थ है, उसके ऊपर 1 2 3 लेयर है, तो तीनों लेयर, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3, इसके अंदर मेरा अलग अलग कंपोजिशन ऑफ हमारा पार्टिकल्स हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट डिफर कर जाएगी। तो वो हमारे आई तक, जो कि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, इस अर्थ पे प्रेजेंट होता, छोटा सा एक आदमी हूँ यहाँ पे, तो मेरी आंखों तक आते आते और फिर ऑब्जर्व होते होते वो चीज़ काफ़ी बेंड हो चुकी होगी। तो उसकी वजह से काफ़ी प्यारे प्यारे हमें प्रोसेसेस या फिनोमेनन्स देखने को मिलते हैं। तो ये प्यारे प्यारे प्रोसेसेस जो हैं हमें ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने मिलते हैं। इसमें आ जाता है ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, एंड वाई द स्कैटरिंग के अंदर आता है, बाकी तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में नहीं आता। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सारे हमें एटमॉस्फेयर में देखने मिलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उनके ऊपर अपन देखते हैं। अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार भी हमें देखने को मिलता है। आपको पता है जो आप स्टार देख रहे हो ना, उसकी रियल पोजीशन नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। द अर्थ एटमोस्फियर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट्स डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग एज वी मूव अप और डाउन। या तो हम ऊपर जाएंगे या तो हम नीचे जाएंगे, तो उसकी डेंसिटीज चेंज होती जाएंगी, है ना, मूव अप ऑन डाउन एंड डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। डिफरेंट डेंसिटीज की लेयर्स थी, देखो L1 L2 L3 मैंने बना दिया आपके लिए, which act as denser or rarer medium with respect to each other. Due to this, when the light rays pass through the earth atmosphere, they undergo refraction. अलग अलग डेंसिटी की हैं, रेयर और डेंसर मीडियम है, तो मैंने बता दिया कि रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर जाती हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो लास्ट चैप्टर में है, लाइट वहां से रिलेट बहुत जल्दी करने वाला है। अगर वो चैप्टर क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर डायरेक्ट कोई बच्चा आए के ऊपर आता है ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड पे, तो यहाँ उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। The refraction of light caused by these layers is called atmospheric refraction. अगर एटमोस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू द एटमोस्फेयर, रिफ्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू द एटमोस्फेयर, उसे कहेंगे एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फर्स्ट प्रोसेस जो हमें इसमें देखने को मिलता है, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कभी भी स्टार्स को आपने नोटिस किया हो तो वो कम ज्यादा अपनी ब्राइटनेस ऐसे होते हुए दिखते हैं कि कम है फिर ज्यादा है, कम है फिर ज्यादा है। तो वो स्टार ट्विंकल कर थोड़ी रहा है। स्टार ऑब्वियसली हमारा क्लोजेस्ट जो स्टार है वो बच्चों सन है। अब सन भी स्टार जो है वो ट्विंकल होते हुए तो दिखता नहीं है, क्योंकि वो बहुत पास है। मान लेते हैं जो दूर है, जो स्टार बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, व्हाइट कलर का दिख रहा है, वो स्टार है, वो बहुत दूर है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर रहे हैं उसको, बहुत दूर पे। तो उसकी जो लाइट है वो कम और ज्यादा ऐसा होता है क्या? सन की लाइट कभी कम ज्यादा होती है क्या? ऑन एन एवरेज उसे एक कांस्टेंट ले लिया जाता है। तो वैसे ही उस स्टार की, जिस स्टार की मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट की, उसकी भी जो लाइट है उसे कांस्टेंट रहना चाहिए। पर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पे अपने को ट्विंकल होते हुए दिखता है। कैसे? क्योंकि जब भी वो जो लाइट वहां से आ रही है वैक्यूम से, जब मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, जब भी जो लाइट आ रही है वो मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, दिस इज माय एटमॉस्फेयर और दिस इज माय अर्थ, माय क्या, आर अर्थ, ठीक है। और ये लाइट आ रही है फ्रॉम द स्टार, ठीक है। अब यहाँ आते से ही, ये अंदर आते से रेयर टू डेंसर जा रही है, तो फिर ये बेंड होना चालू हो जाती है, अलग अलग लेयर के हिसाब से बेंड होगी, और जो यहाँ ऑब्जर्वर होगा उसकी आंखों में जाएगी। तो होता क्या है, ये एक बंडल ऑफ लाइट है, बहुत सारी लाइट्स इसके साथ आ रही हैं। तो जब ये बंडल ऑफ लाइट एक ऑब्जर्वर के आंखों में जाती है, तो ये इसकी आंखें हैं, प्यारी प्यारी दो आँखियाँ। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी लाइट आ रही है तो ये बहुत सारी रेज लेके आ रही है अपने साथ। अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं तो ये डिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। होता है कि ये कुछ यूं चली गई, कुछ बाहर चली गई। तो जितनी कभी कभी लाइट कंसंट्रेटेड है तो मेरी आंखों में जा रही है प्रॉपर, और कभी कभी वो डिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, फिर वो आ रही है, बंडल प्रॉपरली लग रहा है, फिर कभी नहीं आ रहा, तो इसलिए वो आती जाती हुई लगती है। और हमारी आंखें उसे ऑब्जर्व करते हुए कहती हैं कि वो ट्विंकल कर रहा है, ना कि वो स्टार रियलिटी में ट्विंकल कर रहा है, उसकी लाइट कांस्टेंट है, ठीक है। The twinkling of star is due to the atmospheric refraction of the starlight as the light from the star enters the earth atmosphere. Atmosphere में जब भी वो light enter कर रही है, जैसा कि मैंने बताया, it undergoes refraction due to varying optical densities. अलग अलग densities हैं
हमारी किसकी, लेयर्स की, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है, और डिफरेंट वेरियस एल्टीट्यूड्स, अलग अलग हाइट पे. द कॉन्टिन्यूस चेंजिंग एटमोसफियर द लाइट ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स. इन दिस वे द स्टारलाइट रीचेस आवर आईज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. जैसा मैंने बताया कि वो ज्यादा भी आ सकती है और कम भी. एक सर्टेन एंगल पे ज्यादा आ रही है, एक सर्टेन एंगल पे वो डिफ्लेक्ट कर जा रही है और एक ही मेरी आंखों में आ रही है, ठीक है. तो एक बार एक आ रही है, एक बार तीन आ रही है, एक बार एक आ रही है, एक बार तीन आ रही है. तो वो रेस की वजह से लाइट हमें कम ज्यादा होते हुए दिखती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज दिखता है उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली. द स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग एट नाइट. दैट्स व्हाई हम अंधेरे में या रात के अंधेरे में कह सकते हैं कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है. अब वो कैसे हो रहा है, ये देखो, हमारी अर्थ है, अर्थ पे मैं छोटू सा ऑब्जर्वर हूं यहाँ पे, ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बन गया. ये मेरा एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर के अंदर जब भी अपने स्टार से लाइट आ रही होती है तो जाना तो उसको सीधे चाहिए, पर ड्यू टू रेयरर टू अ डेंसर मीडियम जा चली गई. और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर है, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, 2 to 3 4 लेयर्स हैं. और मैं तो यहाँ पे एक छोटा सा चींटी बराबर ऑब्जेक्ट हूँ या ऑब्जर्वर हूँ. तो यहाँ पे चींटी बराबर ऑब्जर्वर तक आते आते ये सब चीजें जो होती हैं ये ऐसे, फिर हो सकता है ऐसे, फिर हो सकता है ऐसे, अलग अलग एंगल्स पे हो गई डेविएट. अब स्पेसिफिकली हो सकता है कि यहाँ से एक ही रे मेरी आंखों में जा रही हो, ठीक है, और हो सकता है ये तीनों रे मेरी आंखों में जा रही हो. तो एक सेकंड के लिए एक रे जा रही है, एक सेकंड में तीनों जा रही है, फिर एक सेकंड के लिए एक जा रही है, फिर एक सेकंड के लिए दो जा रही है. तो वो कम ज्यादा लुप झुप करती हुई दिखती है हमारी दिवाली की लाइटों की तरह. इसलिए वो लगता है कि वो स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा है. सिमिलरली अगर अपन इस चीज को देखें तो एक पॉइंट आता है, अगला टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी बुक में रिमाइंड करा गया है, दैट इज द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार. अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार क्या होता है? मेनली स्टार जो होता है, जैसे मैंने आपको पिछले भी थोड़ी देर 2-5 मिनट पहले ही बताया कि जब भी अपन स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, तो वो क्या है, एक जगह पे हमें दिखता है कि उस जगह पे वो एग्जिस्ट कर रहा है. मान लो ये मेरा स्टार है, ये पेन मेरा स्टार है, तो मैं इसे ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ. पर मैं कहूँ कि ये चीज रियलिटी, ये रियल पोजीशन नहीं है ना, दिस इज द रियल पोजीशन. ये दूसरा वाला पेन जो मेरे हाथ में, दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द स्टार. लेकिन ये यहाँ ना दिख के मुझे यहाँ दिखता है. तो ये कैसी सच्चाई है सर, ये कौन सी बात बता दी आपने, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी. लेकिन नहीं, होता ऐसा ही है. स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली अपीयर. स्टार ऊपर दिखते हैं एज कंपेयर टू वो होते नीचे हैं. इसे कहते हैं, जो नया पोजीशन होता है जहां से हमें वो आते हुए दिखते हैं, उसे कहते हैं अपैरेंट पोजीशन. एज द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर्स द अर्थ एटमोस्फियर, अर्थ एटमोस्फियर पे जब भी वो एंटर करेगी तो ऑब्वियसली रेयर टू डेंसर आ रही है वो हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल. अकॉर्डिंग टू द लेयर वो डेविएट कर जाएगी, रिफ्रैक्शन वहां पे एग्जिस्ट करेगा. इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड ईच टाइम ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हर बार एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती चलेगी. Therefore, the apparent position of the star is different from the actual position. जो नई पोजीशन होती है वो रियल पोजीशन से थोड़ी डिफरेंट दिखती है हमको. कैसे डिफरेंट दिखती है ये भी मैं आपको बताऊंगा. प्रॉपर एनिमेशन है अपने पास इसकी, इस चीज के भी अच्छे से बैठ के बनाए. The star appears to be slightly higher than at its actual position. मतलब अगर स्टार यहाँ पे है ए पोजीशन पे, तो वो दिखता यहाँ पे है ए डैश पोजीशन पे, ठीक है, ऊपर दिखेगा, नीचे की तरफ नहीं दबता कभी भी, ठीक है. When the viewed near the horizon, जब भी आप ये होराइजन नाम की चीज क्या है ना, अपने व्यूइंग एंगल, मतलब मान के चलो अगर मैं किसी बीच पे खड़ा हूँ, बीच पे मुझे क्या दिख रहा है, अनंत तक सब कुछ दिख रहा है, ओशन का एंड दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, वहाँ स्टार, सनसेट, सनराइज दिख रहा है. लेकिन उसके नीचे, मान लो इंडिया के नीचे की तरफ दुबई या कुछ और कंट्री है, तो वहाँ की चीजें थोड़ी, बुर्ज खलीफा है या कुछ और चीज है, तो मैं बाली में रखा हुआ कुछ और चीज नहीं देख सकता, श्रीलंका में रखा हुआ कोई टॉम नहीं देख सकता, कोई और मंदिर नहीं देख सकता. लेकिन मेरा होराइजन वो चीज हो जाता है प्रॉपर, मैं अपने व्यूइंग एंगल से नीचे की तरफ जो भी है उस चीज को नहीं देख सकता. आगे भी आएगा वो चीज, अपन अच्छे से इंस्पेक्ट करेंगे. अर्थ आ गई, एटमोस्फेयर आ गया, लाइट एंटर करी स्टार से आती हुई यहाँ पे. लेकिन जो रियलिटी में जब भी हम ऑब्जर्वर की नजर से यहाँ पे देखते हैं अपने स्टार को ऊपर की तरफ गर्दन करके, तो यहाँ पे हमें जो रेज हैं वो इस पाथ से आती हुई दिखती हैं, ऊपर वाले पाथ से.
एज कम्पेयर टू, जबकि वो होता यहाँ है। मैंने कहा था कि अगर वो ए पोजीशन पे है तो वो ए डैश पोजीशन पे से आता हुआ दिखता है। और हमारी ट्विंकलिंग तो बात खत्म हो गई थी। दिस इज द अपेरेंट पोजीशन एंड दिस इज द रियल पोजीशन। ठीक है, ये थोड़ा 3D एनिमेशन टाइप बनाने की कोशिश की गई है ना, और प्रॉपर आपको समझाने के लिए। नहीं तो बुक में जो डायग्राम है वो चीज तो अपने को इजीली समझ में आ ही जाती है, वो थोड़ा कॉमन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस देखो इस वाली पोजीशन पे इसको जूम इन करके दिखाया गया कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की वजह से ये देखो हर लेयर पे डेंसिटी बदल रही है, और डेंसिटी के बदलने की वजह से मेरी आंख तक आते आते भी वो 3-4 बार और डिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन उसका हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, अलग अलग एंगल से देखने पे वो लाइट और डिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए जो अपेरेंट पोजीशन है, जो नई पोजीशन है वो दिखती है, जहां से आती हुई दिख रही है ना लाइट, जैसे जिस एंगल पे बेंड हो गई है फाइनली, अब उसी के पीछे की तरफ मेरी आईज रिट्रेस बैक कर लेती हैं कि नहीं, हमें तो लगता है, मेरा माइंड क्या है इतना दिमाग नहीं लगाता है कि अरे उसका रियल पोजीशन ढूंढो। क्योंकि अगर मैं स्पेस या मैं एस्ट्रोनॉट्स की बात करूं तो वहां पे दिखती है प्योर काला काला, पूरा अंधेरा अंधेरा होता है, क्योंकि वहाँ एटमोसफियर नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा लाइट का फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो वहाँ पे क्या है, कलर्स या चीज़ें नहीं दिखती हैं, कलर्स या लाइट नहीं होती है प्रॉपरली लाइट फैल नहीं पाती, क्योंकि मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है। लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं है, पर रिफ्रैक्शन के अंदर कलर्स की तो ज़रूरत है। हमने पढ़ा प्रिज्म के अंदर या ग्लास लैब के अंदर कि लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तभी वो अलग अलग एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर पाएगी, या उसी एंगल उसी मीडियम में भी रिफ्लेक्शन के अंदर भी एक ही मीडियम में अलग अलग एंगल्स पे रिफ्लेक्ट बैक कर पाएगी। तो उसको मीडियम मिलते नहीं, चारों तरफ वैक्यूम है, चारों तरफ वैक्यूम है, तो उनको अंधकार ही दिखता है, अंधेरा ही दिखता है। अब क्लास के अंदर जो अपना एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो ये डायग्राम देखने को मिलेगा। ऐसे इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, बट ठीक ठीक देखने को मिल जाता है। जब भी बच्चा उस सन को या स्टार को, अब यहाँ पे रे पाथ दिखता है कि ऐसे आती हुई दिख रही है, लेकिन होता ये नहीं है। हमारा दिमाग जो चीज पढ़ता है वो ऐसे पढ़ता है कि जिस जहाँ पे हमें लाइट आती हुई दिख रही है उसी के पीछे मैं अपेरेंट स्टार पोजीशन मान लेता हूँ। दैट्स व्हाई द स्टार अपीयर्स हायर देन दे आर एक्चुअली। स्टार की जो अपेरेंट पोजीशन होती है, स्टार अपेरेंट पोजीशन is higher than its real position। ठीक है, तो ये चीज बना लो। बादल, बादल से क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस चीज को कर लो स्टार से नोट डाउन कि स्टार वाला पॉइंट ही आता है। इनके ऊपर भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते। मेनली यही छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो हमें छोटे छोटे वेरी शॉर्ट आंसर्स के अंदर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आने होते हैं, या लॉन्ग आंसर्स तो वैसे आते नहीं है, लॉन्ग आंसर्स मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया ऐसे आता है, या न्यूमेरिकल टाइप एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी मैं आपको इसके बाद नीचे होमवर्क जो प्रोवाइड होगा आपको उसके अंदर प्रोवाइडेड होंगे। और साथ साथ में हम जब चैप्टर खत्म होगा तो इसके साथ हम एक लेक्चर और अपलोड करेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट ऐड ऑन होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपने को समझ में आएगा कि इस चैप्टर से अगर कुछ न्यूमेरिकल आने वाले हैं या किस तरीके के आने वाले हैं, क्या क्या टाइप हो सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते से हम क्या देखते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब स्टार्स तो ट्विंकल होते हुए देखे हैं आपने, पर कभी कभी कहा जाता है कि हम शाम ढले या कभी कभी एक स्पेसिफिक मुहूर्त पे, मुहूर्त तो नहीं कह सकते पर एक स्पेसिफिक डे पे, तो हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं वो हमको बता देते हैं कि आज आप वीनस को, मार्स को देख सकते हैं, जुपिटर को देख सकते हैं, उसकी रिंग्स दिख जाती हैं हमारी, है ना, प्लैनेट्स की अलग अलग चीजें, सैटर्न को देख सकते हैं। तो उनको जब आप देखोगे तो वो भी एक पॉइंट साइज छोटा सा ऑब्जेक्ट ही दिखते हैं, पॉइंट साइड स्टार जैसे ही बराबर दिखते हैं, लेकिन वो ट्विंकल नहीं करते। अगर आप कभी उनको देख पाओ तो दैट्स ऑस्पिशियस मूवमेंट, बहुत स्पेशल मूवमेंट होगा आपके लिए। बट स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिख जाएंगे, लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि प्लैनेट्स की जो साइज है वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू स्टार। है तो स्टार भी बड़ा, लेकिन उसके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूर है वो मुझसे। तो और प्लैनेट्स जो है वो पास में है, तो उनके पास अगर मैं कहूँ, स्टार को मैंने कहा था पॉइंट सोर्स, इसका एग्जांपल ऐसे ले लो, सन जो है वो भी एक स्टार है, वो मेरे पास है तो वो ट्विंकल नहीं कर रहा, दूर है तो दूर वाले स्टार ट्विंकल करते हैं, क्योंकि जो मेरा पास वाला स्टार है जो कि मेरा सन है या प्लैनेट है
है ना, उनके पास बहुत सारे डॉट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स का कलेक्शन मान लो उस चीज़ को, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज है जहाँ से रेज आ रही है, एक बीम ऑफ रेस पैरेलल आ रही है। तो बीम ऑफ रेस को अगर मैं बहुत छोटा कर दूं, एक धागा है मेरे हाथ में, एक रस्सी है, धागों से जुड़ जुड़ के ही रस्सी बनी है, लेकिन मैं उनको बहुत दूर कर देता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा दूर, जहाँ पे वो धागा और रस्सी करीब करीब एक बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद बताओ दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कौन मुझे प्रॉपरली दिख पाएगा? दिखेंगे दोनों ही धागे के बराबर, लेकिन दोनों में से अगर मैं देखूं स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली जो हमारा रस्सी है उसकी ज़्यादा होगी ना। तो ऐसे ही पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बहुत सारे होने की वजह से वहाँ से लाइट आ रही होती है, प्रॉपर बीम आ रही होती है, और वहाँ से जो बीम आ रही होती है वो कभी भी कम और ज़्यादा ऐसे नहीं दिखती, क्योंकि जो रेज है वो एक बीम में है। 100 में से 2 भी डिफ्लेक्ट हो गई तो 98 तो सीधी मेरी आंखों में आ रही है ना, 98, 99, 90 भी आई, चलो मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलो 10 भी डिफ्लेक्ट होती हैं तो तब भी मेरे पास 90 आई, 90 आ गई तो भी मैं उसको क्लियरली देख पाऊंगा, कभी भी वो ट्विंकल नहीं करेगा। द प्लैनेट्स आर लार्ज साइज एंड मच क्लोजर टू द अर्थ देन द स्टार्स एज दे कंसीडर एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। हिंदी में समझा चुका हूँ, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टार इसमें मान लो फिक्स्ड है। ऐसे बहुत सारे, अब इनसे जो रेज आ रही हैं ऐसे, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ऐसे करके उसके पास जा रही है आंखों में, तो वो सारी की सारी चीज जब बेंड हो रही है तो मान लेते हैं इनमें से कुछ डिफ्लेक्ट भी हो गई, छोटी मोटी चीजें डिफ्लेक्ट भी हो गई, तो आउट ऑफ 1000 10 20 या 100 भी उसमें डिफ्लेक्ट होती है, 900 हमारे पास आंखों में जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर यही एक स्टार की बात हो, सिर्फ एक स्टार की बात हो और ऑब्जर्वर बहुत दूर अर्थ पे बैठ के देख रहा है उस चीज को, तो उसमें से अगर एक बीम आ रही है तो बीम में से गिनी चुनी लाइट तो हमारी आंखों तक पहुंच पाती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और उसमें से भी अगर कोई डिफ्लेक्ट कर गई तो एक आध एक रे या 2-5 रे हमारे पास पहुंचती है आउट ऑफ थाउजेंड्स, तो वो कम ज्यादा होती हुई दिखती है। एंड दैट्स व्हाई द स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग एंड द प्लैनेट्स डू नॉट। इस चीज के बारे में भी एक छोटा सा मैंने एनिमेशन बनाने की कोशिश करी थी कि ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स डू नॉट, व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो ये है मेरा प्लैनेट, क्या है, ये है मेरा प्लैनेट, है ना, ये आ गया मेरा स्टार, ये आ गया मेरा स्टार। अब आप देख सकते हो कि स्टार बहुत दूर है तो उसकी लाइट कम ज्यादा होते हुए दिख रही है एज कम्पेयर टू प्लैनेट। प्लैनेट मेरे पास बहुत ज्यादा पास है, उसकी प्रॉपर बीम ऑफ लाइट मेरे पास आ रही है तो मुझे ट्विंकल होता हुआ नहीं दिख रहा। अब ये ट्विंकलिंग इफेक्ट, चलो इनको भेज देते हैं, बहुत दूर जाओ भाई, बहुत दूर जाओ, है ना। अब ये चीज, ये देखो इसमें बहुत सारे सोर्स ऑफ, बहुत सारे ऐसे स्टार्स, मैंने मान लिया कि बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ, मल्टीपल सोर्स नहीं कह सकते, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज हैं यहाँ पे लाइट के, जो ऐसे कर तो रहे हैं वहां पे ब्लिंक, मान लेता हूँ वहां पे ब्लिंक कर रहे हैं, पर अगर मैं इनको दूर भेज दूं कि जाओ भाई, ये बहुत दूर चले गए, अभी दूर जाने के बाद भी यहाँ पे ये तो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, क्या वो प्लैनेट ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है? प्लैनेट का जो सोर्स ऑफ लाइट है या पॉइंट सोर्सेज है वो मर्ज हो गए, बहुत इकट्ठे हो गए, जैसे धागा और वो रस्सी हो गई, तो वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई यहाँ पे एक के ऊपर एक, और यहाँ से जब भी बीम ऑफ लाइट आते हुए दिखती है तो वो बहुत एक स्पेसिफिक बंडल बन के आती है, वो बंडल डिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाता, जबकि यहाँ से शुरू से अभी तक जो भी लाइट आ रही थी वो सिंगल बीम ऑफ लाइट के बारे में आ रही थी, सिंगल कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट आ रहे थे, तो वो इशू कर रहा था, जबकि यहाँ पे ये बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा और बहुत कम इसमें से रेज जो है वो डिफ्लेक्ट होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे हमारा आने वाला है दैट इज एडवांस सनराइज एंड बिलेटेड या डिलेड सनसेट। कि हमें जो दिखता है हमें जो दिखता है प्रॉपरली, जो सनराइज है सनसेट हमको दिख रहा है, सुबह उठ के मैंने सनराइज देखा, वैसे तो मैं 5-6 बजे उठ जाता हूँ, है ना, या आप भी उठते होंगे तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे हम सनराइज जो देखते हैं वो एक्चुअल सनराइज ही नहीं है, जो सुबह सुबह सूरज आपने देखा वो सनराइज था ही नहीं, जो शाम को सूरज ढलेगा आज वो भी हमारा एक्चुअल सनसेट होगा ही नहीं। तो क्या भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं सर, ये एवेंजर्स तो नहीं चल रही है, कोई हमें कठपुतली की तरह नचा तो नहीं रहा,
नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे फिजिक्स के कुछ लॉज अप्लाई हो जाते हैं बच्चों। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वापस से वही चीज आ जाती है, जो सनराइज हम देख रहे हैं वो 2 मिनट पहले का देख रहे हैं, ठीक है, और 2 मिनट बाद तक हम सनसेट देख लेते हैं कि सनसेट हो चुका है, पर हमको दिख रहा होता है 2 मिनट बाद तक, और सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हम देख चुके होते हैं। सनराइज हुआ भी नहीं होता, लेकिन वो अपेरेंट हमको दिखना चालू हो जाता है। अब अपेरेंट कैसे दिखना चालू हो जाता है, उसकी पहले कोई मूवी कोई थोड़ी कि सर पहले किसी ने वीडियो चला दिया, हमें सन दिख गया, ओहो हो, थोड़ी देर बाद वो मूवी वापस रिप्लेस हो गई और किसी ने दूसरा वीडियो चला दिया। हम कोई वीडियो गेम में नहीं है। यहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम से काम करता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था स्टार की भी जो एक्चुअल पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, उसकी अपेरेंट पोजीशन हमको देखने को मिलती है। ऐसे ही सन भी एक स्टार ही तो है, चाहे वो कितना ही बड़ा है, पर उसकी थोड़ी सी बेंडिंग तो होगी ना उसकी लाइट की। हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं, लेयर्स में घुसते घुसते रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, नंबर ऑफ पार्टिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों के ऊपर बेंडिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और बेंडिंग आते आते वो मुझे रियल पॉइंट पे नहीं दिखती और एक अपेरेंट पॉइंट पे दिखती है। वो अपेरेंट पॉइंट एक झूठा पॉइंट होता है, आता हुआ दिखता है कि वहाँ पे सन प्रेजेंट है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि लेके आओ भाई, अर्थ लेके आओ, अर्थ लेके आ गए, इसके आसपास मुझे ये होराइजन, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखो मेरा एक होशियार सा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है ना, और वहां सनराइज हो चुका है, मान लेते हैं इसी चीज को हम सनराइज कहते हैं कि मेरे होराइजन से ऊपर कोई भी चीज है तो मुझे वो दिखती है। अब ऊपर दिख रहा है तो सनराइज हो चुका है, रियलिटी में सनराइज हो चुका है। आगे अगर मैं देखूं तो इस चीज को अगर ये नीचे आता है, होराइजन से नीचे आता है, तो इसे हम सनसेट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सनसेट एंड यहाँ पे सनराइज, ठीक है। तो ये होराइजन क्या है, जहां पे मेरा व्यूइंग एंगल है। जैसे मैंने बताया कि अगर बुर्ज खलीफा इधर पे है, कि चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें लेवल्स हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर फ्लोर्स हैं, लेकिन मेरे होराइजन के लेवल के नीचे की तरफ है, तो मैं उस चीज को नहीं देख सकता। इस होराइजन पे, इस हॉरिजॉन पे या होराइजन पे सामने इन्फिनिटी तक जो भी चीज है, चाहे वो स्टार्स हैं, बीच है, या वहां पे समुद्र है, ओशन है, फिशेज है, जो भी उस होराइजन के ऊपर मुझे दिखेगा, मैं ऊपर तक देख सकता हूँ एक सर्टेन एंगल तक, लेकिन इसके नीचे जो भी आएगा वो मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है। जब ये होराइजन के नीचे आ जाता है तो हम इसे सनसेट कहते हैं, ठीक है। अब सनराइज और सनसेट तो सर आपने बता दिया, ये तो हम सुबह शाम देख रहे थे, पर वो गलत कैसे है। अब मैं कहता हूं कि ये मेरी अर्थ है, ये मेरा एटमॉस्फेयर है जो ग्लो हो रहा है, ये मेरा होराइजन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि सनराइज के टाइम क्या चीज होती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो मेरा सन है वो इधर की तरफ होराइजन से नीचे है, ठीक है, होराइजन से नीचे है। अब वहां से जो रेज आ रही है वो तो स्ट्रेट आने की कोशिश करती हैं ऐसे, और बेंड हो जाती हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मैंने जैसा बताया था कि जो स्टार की पोजीशन है उसकी अपेरेंट पोजीशन उसके ऊपर होती है। वैसे यहाँ से जब मेरी आई से मैं इस चीज को देखने की कोशिश करता हूँ बच्चों, तो ये इसकी अपेरेंट पोजीशन मुझे ऊपर की तरफ दिखती है, जबकि सनराइज हुआ भी नहीं होता, मुझे सनराइज हो चुका दिख चुका होता है कि ये, और इसका जो गैप होता है बच्चों ये होता है 2 मिनट्स का। और अगर आपसे रीजन पूछ लिया जाए कि सनराइज 2 मिनट पहले क्यों हो जाता है और सनसेट 2 मिनट बाद तक क्यों दिखता है, तो उसका सिंपल स्पेसिफिकेशन या आंसर मैं कह सकता हूं, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आ गई इसकी अपेरेंट पोजीशन और ये आ गई इसकी एक्चुअल पोजीशन। होता यहाँ है, दिखता यहाँ है, चल क्या रहा है सर। ऐसे ही मैं आपको बता सकता हूँ सिमिलरली कि सनसेट कैसा होता है। सनसेट देखो जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो गई है, वापस देखो सनसेट हो रहा है, होराइजन से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब वो दिखता है तो होता तो वो यहाँ है, पाथ तो उसको ये फॉलो करना पड़ता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसको पाथ तो ये फॉलो करना है, लेकिन मेरी आईज, जो ऑब्जर्वर की आईज हैं, देखो वो कहाँ से देखती हैं, उसको आता हुआ यहाँ से दिखता है कि नहीं मेरा जो सन है वो तो यहाँ पे है, लेकिन मैं कहूँ यहाँ पे है। तो ये लड़ाई करने की बात नहीं है, अपने दोस्त को मुक्का मत मार देना वहीं पे,
कि नहीं नहीं मेरा सन तो मुझे वहां दिख रहा है, होता थोड़ा नीचे। अगर कोई लड़ जाए छोटी 9th क्लास वाला 8th क्लास वाला, तो उसको स्पेसिफिक समझाना बच्चों, अपने जूनियर्स की हेल्प करना कि नहीं जो आप सन देख रहे हो या कोई भी स्टार देख रहे हो वो दो पोजीशन है उसकी, एक्चुअल पोजीशन एंड अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट पोजीशन हमेशा हायर देन द एक्चुअल पोजीशन होती है, और यहाँ पे भी जो गैप होगा बच्चों वो 2 मिनट का होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ छोटा सा नोट है हमारे पास, वो कहता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम 2 मिनट लेट तक सनसेट देख सकते हैं हॉराइजन के। या फ्लैटनिंग ऑफ सन, सन जब फ्लैट दिखता है एक हॉराइजन के ऊपर, हम पॉइंट पे देखते हैं एट सनराइज एंड सनसेट द सन अपीयर्स फ्लैटेंड। सनराइज और सनसेट पे हमें पूरा का पूरा ऐसा गोला सा फ्लैट सा दिखना चालू हो जाता है, सनराइज और सनसेट पे फ्लैट दिखता है। ये होता है अपेरेंट फ्लैटनिंग, इसे कहते हैं अपेरेंट फ्लैटनिंग। ये भी किस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। सन की जो डिस्क है पूरी की पूरी हमें गोल दिखना चालू हो जाती है। और कभी ये चीज सोची है कि जो ये सनसेट है, सनसेट या सनराइज के टाइम पे हमारा जो सन है वो रेड, येलो या ऑरेंज कलर का दिखता है। अच्छा सा प्यारा सा माहौल हो जाता है, जिसे कहते हैं अच्छा बिल्कुल सौंधा सा मौसम कहते हैं, या सूदिंग। आप सनसेट और सनराइज को बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं एवरीडे उठ के या शाम को बैठने के बाद। ठीक है, तो कहते हैं बहुत अच्छा मौसम है कि वो अच्छा सा सनसेट या सनराइज हो गया। आज का सनसेट तो देखने लायक था, पूरा ऑरेंजिश टाइप दिखना चालू हो जाता है, रेडिश ऑरेंजिश। जबकि जो अपना दिन में अगर चिलचिलाती धूप में 12-1 बजे बाहर जाओगे तो येलो होता है, पूरा सर के ऊपर रहता है, प्रॉपर येलो होता है, येलो कलर का दिखता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो जरूर आंसर आएगा, क्योंकि 9th में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये नेक्स्ट वो है एटमॉस्फेयर में होने वाला प्रोसेस है, फेनोमेनन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस चीज को आप 9th में पढ़ चुके हो। जब भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर वो लाइट हमारी जो है वो आती है, इंसिडेंट होती है, वो पार्टिकल क्या करता है, उस लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्कैटर कर देता है। कैसे कर देता है? ये पार्टिकल था, यहाँ से लाइट आई, वाइट लाइट आई, इस चीज में से ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे लाइट को स्कैटर कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि हमारा जो साइज ऑफ पार्टिकल है, जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो ग्रेटर होना चाहिए 1 नैनोमीटर से। क्योंकि जो हमारी लाइट होती है ना बच्चों, वो 500 टू 700 नैनोमीटर्स पे ट्रैवल करती है अप्रोक्सीमेटली। तो जो हमारा साइज ऑफ पार्टिकल है वो भी 100, 200, 500, 700 नैनोमीटर्स होता है। और जब भी वो उस पे ट्रैवल करती है, साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन हमारा लाइट है, मतलब ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लाइट है, तो वो उसको स्कैटर कर देती है, जिसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 9th में आप इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ के आए होंगे। नेक्स्ट अब 10th में आ गए हैं, बेसिक बेसिक इसके साथ हम जानते हैं टिंडल इफेक्ट भी आप जानते होंगे, scattering due to a particle in a homogeneous mixture, तो वो कहते हैं टिंडल इफेक्ट। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शंस, देखो हो रहा है क्या यहाँ पे, इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि भाई वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है। वेवलेंथ जैसे मैंने कहा था कि हर कलर की खुद की वेवलेंथ होती है, खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन अ सर्टेन मीडियम, और वहां पे उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस वेवलेंथ पे ही डिपेंड करेगा कि वो कितनी बेंड होगी, कौन से एंगल पे बेंड होगी, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, क्योंकि हर एक का एंगल अलग अलग है, हर एक का वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट करते हैं। क्यों? सबसे छोटे पार्टिकल्स, इसी में आंसर आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, while particles of large size scatter longer wavelength, that is red light. If the size of the scattering light may even appear white, हो सकता है कि जबकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट है वो व्हाइट अपीयर हो जाए, क्योंकि सारा का सारा एंगल, सारी की सारी जो लाइट है वो एक ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर दे। अब जो लॉन्गर वेवलेंथ है, जो कि रेड लाइट है, ये हमारी आती है ट्रैफिक सिग्नल में यूज। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ट्रैफिक सिग्नल्स या डेंजर साइंस, डेंजर साइंस में यूज होती है। तो ये सब क्या है? लीस्ट स्कैटर्ड है। यहाँ पे ये कम से कम स्कैटर होती हैं और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक चलती हैं, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे पिछली बार मैंने बताया था 1 अपॉन बेंडिंग या डिस्पर्जन। ठीक है, ये चीज मैंने रिलेशन पिछले लेक्चर में भी समझाया था। इसको ऐसे कर सकते हो, 1 अपॉन डिस्पर्जन भी लिख सकते हो यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पे इस चीज को 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिलेशन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चीजें समझ नहीं पाओगे तो आगे उलझन में पड़ जाओगे। तो बेसिकली ये क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ। और जो स्मॉलर पार्टिकल से स्कैटर होती हैं वो होती है हमारी ब्लू लाइट। तो अब इसी से हमारा अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट से पहले इस चीज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, देख लेते हैं क्या चीजें हैं। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो एक नोट है, और वो नोट हमें बताना चाहता है कुछ बेसिक सी चीजें। क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो डायमीटर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी d⁶ वेयर d इज द डायमीटर ऑफ पार्टिकल। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो वेवलेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे मैंने बताया था, लैम्डा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और बेंडिंग हमारी उल्टी रहती है तो बेंडिंग हमारी कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ के स्कैटरिंग के बढ़ने से वेवलेंथ कम होगी, और सबसे ज्यादा क्योंकि हमारे पास क्या होता है, वॉयलेट से लेकर रेड तक सारी की सारी लाइट्स होती हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना। तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाली लाइट्स हैं, तो इनका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता ही है, होने के चांसेस क्या है, होता ही है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बच्चों वो आएगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर अगर अपन कुछ पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो लाइट के पाथ को रोक देते हैं तो उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। हम उसकी परछाई देख सकते हैं, हम उसकी शैडो देख पाते हैं। अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट स्कैटर्ड। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स पास थ्रू अ कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कॉलोइडल सॉल्यूशन से अपन कुछ ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कुछ कॉलोइडल पार्टिकल, मान लो एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा, एक ग्लास लिया उसमें पानी भरा, ठीक है, उसके अंदर कुछ मैंने मिट्टी डाल दी, मिट्टी या कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए, या जो मिट्टी मान लो, क्योंकि मिट्टी मैंने उस चम्मच से उसे हिला दिया। अब जब मैं यहां से इसे लाइट से देखूंगा तो इस तरफ जो आएगा ना, यहाँ पे अगर एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे क्या होगा, इसकी शैडो तो ऐसे बनेगी, और शैडो बनने लग जाएगी पार्टिकल की, जो पार्टिकल है उसकी शैडो बनने लग जाएगी। और इसी शैडो, इसी इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अर्थ एटमॉस्फेयर है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर है एक नेचर में, है ना। और मैन्यूट पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मान लो उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अलग अलग आर्गन भी है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और डस्ट, स्मोक और ये सब पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट पता है कहाँ पे भी देखने को मिलता है, शादियों में कभी भी देखते हो स्मोक मशीन लगी होती है और ऊपर एक लाइट लगी होती है डीजे, या अपन क्लाउड्स में देखते हैं स्मोक मशीन और प्रॉपर फोकस या लाइटिंग लगी होती है वहां पे। तो वो लाइट का पाथ उस स्मोक में भी दिख रहा होता है, क्योंकि वो स्मोक है, वो प्रॉपरली अपन को दिखाता है कि वो पाथ क्या है, लेजर का भी पाथ ऐसे ही दिखता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में आप यूट्यूब पर देख सकते हो, पॉसिबल है, मिल जाएंगे। अब वहां पे स्मोक, tiny water droplets, suspended particles of dust molecules which become visible due to the scattering of light, ये सारी की सारी चीजें विजिबल हो जाती हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट काम कैसे कर रही है, ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, देखो चलते हुए दिख रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं स्मोक के, डस्ट के, या वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स देखो यहाँ पे भी हैं, कुछ कुछ प्रेजेंट यहाँ पे। अब लाइट जैसे ही एक्सटेंड करेगी इसके ऊपर, ये हैं कॉलोइडल पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स हमारे आगे जैसे ही इससे टकराते हैं तो ये हमारी आगे की तरफ लाइट देना चालू कर देते हैं, आगे की तरफ स्कैटर, लाइट को स्कैटर अलग अलग एंगल्स पे, देखो ये इस एंगल में स्कैटर कर रहा है, ये सामने की तरफ कर रहा है, और ऐसे ही ये नीचे की तरफ कर रहा है, ये वाला भी ऊपर जा रहा है, ये सामने जा रहा है, और ये नीचे जा रहा है। ये देखो सारे के सारे अलग अलग एंगल पे डिस्पर्स होते हुए दिखेंगे मुझे। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आसमान हमें नीला क्यों दिखता है, जो व्हाई द स्काई अपीयर्स रेड, व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस।
not red. Apple appears red to us and the sky appears blue to us. तो during the day time the sky appears blue. दिन के टाइम पे हमें sky blue दिखता है, रात के टाइम पे तो काला हो जाता है ना. This is because the size of the particles in the atmosphere is smaller than the wavelength of the visible light, so they scatter the light of shorter wavelength. Shorter wavelength की क्यों करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें मेनली 3 तरीके के कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू. उनकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वो स्कैटर सबसे ज़्यादा होते हैं. तो जब भी व्हाइट लाइट उन पे पड़ती है छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, तो वहाँ पे क्या वो स्कैटर करती है, 7 कलर में दिखती है. 7 कलर में दिखने की वजह से क्या है, सबसे ज़्यादा जो दिखता है हमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये 3 कलर दिखता है. पर वॉयलेट और इंडिगो कलर का तो कभी आसमान देखा नहीं होगा कि डार्क ब्लू कलर का या पर्पलिश कलर का, पर्पल कलर का हो गया हो, लेवेंडर कलर का हो गया हो आसमान, नहीं, ब्लू कलर दिखता है. क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है इस तरीके से प्रोसेस करके बनाया गया है कि हमारी आईज जो है वो प्रॉपर्ली लाइट ब्लू या ब्लू कलर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है ब्लू कलर की तरफ, एज कम्पेयर टू वॉयलेट एंड ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, इंडिगो कलर. आप जाके देख लेना, कोई लाइट ब्लू कलर का वायर या वाइट लाइट ब्लू कलर का कोई ऑब्जेक्ट रख लो और डार्क ब्लू और ऑरेंजिश या पर्पलिश कलर का आप अपना ऑब्जेक्ट रख लो, तो लाइट ब्लू की तरफ आप अट्रैक्ट ज्यादा होगे एज कम्पेयर टू द अदर 2 कलर्स. ठीक है. द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आईज. जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों में आती है. इट शुड बी नोटेड दैट द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट अ हायर एल्टीट्यूड बिकॉज स्कैटरिंग इज light is not prominent at such higher due to the absence of particles. Why the space appears black to the astronauts and the people flying at higher altitude, ये क्वेश्चन भी आता है. क्योंकि जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ाते जाएंगे वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, तो वहाँ पे हमारी स्कैटरिंग कम होती जाएगी. स्कैटरिंग कम होती जाएगी तो उनको स्काई ब्लू दिखता है, सॉरी उनको स्काई ब्लैक दिखता है और हमें स्काई दिखता है ब्लू. क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ हमारे कह सकते हो क्या वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सब चीज़ एज कम्पेयर टू हाइट हमारे नीचे की तरफ ज़्यादा रहते हैं. ठीक है. अब ये होता कैसे है ये भी जान लेते हैं. ये देखो, ये हमारी सीक्वेंस है. क्या सीक्वेंस है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये हमारी इंक्रीज इन साइज एंड वेवलेंथ. साइज भी बढ़ जाता है इनका और वेवलेंथ भी बढ़ जाता है. अब जब बढ़ ही गया है तो देख लेते हैं इसके अलावा क्या चीजें हैं. डिस्पर्जन होता है यहाँ पे. डिस्पर्जन कैसे होता है? प्रिज्म से हमने पिछले लेक्चर में जाना ही है ये चीज कि रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म में पड़ती है तो वो हमारे 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसका नाम हमने विबग्योर दिया था. सर आइजैक न्यूटन ने हमें ये डिफाइन करके बताया था बाय एन एक्सपेरिमेंट, जब वो टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को या स्टार्स को देख रहे थे. ठीक है. पिछला लेक्चर अच्छे से क्लियर है. तो ये चीज है. डिस्पर्जन के बाद मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है अगर मैं यहाँ पे एक अपोजिट, इस प्रिज्म के आगे एक उल्टा प्रिज्म रख दूं, तो यहाँ पे जो भी लाइट डिस्पर्स हुई है इससे वो चीज वापस रिकम्बाइन हो जाएगी और ये इस तरफ आगे बढ़ जाएगी. लाइट बेस की तरफ हमेशा बेंड होती है क्योंकि वहां से रिफ्रैक्शन नहीं होता और आगे की तरफ बढ़ जाती है. ठीक है. आगे देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो सन है वो सन लाइट भेज रहा है, आगे की तरफ फेंक रहा है. सनलाइट है, इस चीज को हमने पाथ ऑफ लाइट को सनलाइट कहा है, ये व्हाइट लाइट को. बीच में डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स अगर बीच में आ जाते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है, तो ये अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग एरिया में बटने चालू होते हैं, डिस्पर्स होने चालू होते हैं और इसे स्कैटर्ड लाइट अपीयर इज व्हाइट. दैट्स वाई जो स्कैटर्ड लाइट है वो अपीयर होती है व्हाइट कलर की. पूरे का पूरा आसमान जो है हमें, या हमारे जो बादल हैं, मेनली कह सकते हो जो बादल हैं, स्काई के आगे क्लाउड्स कहते हैं, क्लाउड्स हमें व्हाइट अपीयर होते हैं. पर मैं कह रहा हूँ आसमान नीला क्यों दिख रहा है? अगर यही सन हमारा यहाँ पे क्या व्हाइट लाइट कर रहा है और बीच में आ रहे हैं कौन से पार्टिकल, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के पार्टिकल जो कि बहुत माइन्यूट हैं, बहुत छोटे हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है अलग अलग डिस्पर्जन हो जाता है हमारा लाइट का अलग अलग कलर में. मेनली जो डिस्पर्जन होता है वो हमारा ब्लू, वॉयलेट और ऐसे कलर में फ्रॉम विबग्योर होता है. तो हमारा जो कलर है वो डिस्पर्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू. ये 3 कलर ही हमारे डिस्पर्स सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि इनका लैम्डा जो होता है, वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है, इसलिए उनकी बेंडिंग डिस्पर्जन या बेंडिंग ज्यादा होती है, वो फैलते ज्यादा हैं. ठीक है. डिस्पर्स ज्यादा होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें दिखते हैं, हमारा आसमान दिखता है वो ब्लू कलर का दिखता है. शॉर्टर वेवलेंथ की जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा एक्सपैंड होते हैं. इसके ऊपर ही पता है एंगल का फर्क पड़ता है. ये मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा. वैसे ये बुक में तो नहीं है और समझाया भी नहीं जाता,
पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको पता लगे। वाई द कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जो सन का है वो रेड या ऑरेंजिश अपीयर होता है। लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे क्या था, मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन रखा था जब ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन खत्म हो रहा था, तो जब हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन खत्म हो रहा था तब मैंने आपको ये टॉपिक रखा था आपके सामने कि हमारे जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमारा सन होता है वो रेडिश या ऑरेंजिश क्यों अपीयर होता है, बहुत शांत और बहुत अच्छा सा हमें सनराइज सनसेट देखने को मिलता है, वो बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। एट सनराइज एंड सनसेट द सन एंड द स्काई अपीयर्स रेड, देखो रेड या ऑरेंज। लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पासिस थ्रू द थिकर लेयर, देखो थिकर लेयर से पास होती है ऑफ एयर एंड कवर्ड द लार्ज डिस्टेंस इन द एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग द आवर आईज। Near the horizon, most of the blue light and the shorter wavelength light rays are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eye is longer wavelength. This gives rise to the reddish appearance of the sun and the sky. However, at the noon, the light from the sun overhead would have traveled little shorter distance. So, if it appears white, as only a little of the blue light and violet colors are scattered. यहाँ पे ये लॉजिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, अर्थ पे आप खड़े हो, ठीक है, सन जो है वो बहुत दूर पे है, ये एटमॉस्फेयर आ गया, उस तरफ सन भी लेके आओ फटाफट मेरा, वो देखो सन आ गया। सन के आने की वजह से क्या है, वो एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सन अगर छत पे यूं सर के ऊपर होगा तो शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ऐसे लंबा होगा तो ऑब्वियसली लंबा डिस्टेंस, दूर होगा तो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। वहां से जब भी व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट के बाद उसके अंदर अपन ने देखा 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स से हमारा जो पूरा का पूरा ये विबग्योर जनरेट हो जाता है। विबग्योर जनरेट होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो जब भी उनके ऊपर लाइट आती है तो वो क्या करते हैं, हमारी रेडिश या ब्राउनिश कलर की, ये रेडिश और ऑरेंजिश कलर की लाइट को ऐसे निकालते हैं। रेड, ये देखो ये तो ऑरेंज निकल रही है, ये देखो ये रेड निकलेगी, ये रेड निकलेगी, ये भी रेड निकलेगी, ये रेड ऑरेंज, ये सारी की सारी वेवलेंथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं और लंबी वेवलेंथ जो है हमको ज्यादा देखने को मिलती है। लंबी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड और ऑरेंज कलर की होती है, तो वहाँ डिस्पर्जन कम होता है और दूर पोजीशन पे होने की वजह से हमको सनराइज और सनसेट के टाइम पे जब हमारा सन जो है वो अर्थ से दूर होने की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स तो एमिट कर जाते हैं, वो ज्यादातर ब्लू लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, वो दब जाती है, हमें दिखती है रेड और ऑरेंजिश लाइट। दैट्स वाई सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है कि हमें जो आसमान है और आसपास का सनसेट या सनराइज है वो ऑरेंजिश या रेड अपीयर होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमारा सनराइज और सनसेट का रेड क्यों अपीयर होता है, प्रॉपर एक डायग्राम से मैं बता देता हूँ कैसे क्या हो रहा है। ये मेरी अर्थ है, 2 पोजीशन पे रखता हूँ, सन एक तो यहाँ पे और एक सन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सन ऐसे ऐसे पॉइंट पे होता है ना, तो यहाँ पे क्या, जब भी लाइट ट्रैवल कर रही है अंदर की तरफ, लाइट ट्रैवल कर रही है मेरे एटमॉस्फेयर के अंदर की तरफ, है ना, मेरे एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन पार्टिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये लंबा डिस्टेंस है एज कम्पेयर, है ना, एज कम्पेयर टू दिस, अगर सन की ये पोजीशन है तो ये लंबा डिस्टेंस है, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम लार्ज वेवलेंथ वाली लैम्डा जिसका ज्यादा है वही लाइट ट्रैवल कर पाती है यहाँ पे मेनली। जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो खुद ही वहीं पे डिस्पर्स हो जाएगी, बट जाएगी, खुल जाएगी, वहीं पे बट गई तो ट्रैवल कौन सी करेगी, वेलोसिटी किसकी बढ़ेगी, जो दूर तक दिखेगी वो होगी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा होती है रेड, ऑरेंज एंड येलो, ठीक है, ये 3 ही कलर दिखते हैं। दैट्स वाई इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे लंबे डिस्टेंस पे अपने को जो होता है हमारा सनराइज और सनसेट रेड, ऑरेंज, ये येलो देखने को मिलता है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर मैं कहूँ सन पास में है और वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ को ज्यादा ट्रैवल करा देते हैं, क्योंकि पास में है, डिस्पर्स तो सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा भटकता हुआ दिख रहा है। कभी दिन में ऊपर की तरफ जाना, येलो कलर का दिखता है सन, बिल्कुल चमकता हुआ ब्राइट, और आसपास का जो पूरा स्काई है वो व्हाइट या हमें ब्लू कलर का देखने को मिलता है। व्हाइट और ब्लू कलर का इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहां पे आ रही है, और वहां पे स्कैटरिंग, जो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है वो हो रही है ब्लू कलर की, या हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है वहां पे,
है ना, पूरा आसमान हमको ब्लू या व्हाइट कलर का देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है। और यहाँ पे जो स्कैटर सबसे ज्यादा होते हैं वो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीन ही कलर होते हैं। ब्लू से मैंने जैसे आपको बताया अपना ब्रेन कोडेड है, वो ज्यादा ब्लू कलर को ज्यादा अडेप्ट करता है एज कम्पेयर टू वॉयलेट एंड इंडिगो। तो यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ आ चुका होगा कि हमारा स्काई ब्लू क्यों है, सनराइज सनसेट के टाइम पे हमें रेड कलर या ऑरेंज कलर का क्यों सनराइज सनसेट देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। बेसिकली सारे टॉपिक्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए हैं, हम इस चैप्टर का एंड कर चुके हैं, स्वाहा हो गया है। तो जय गणेश करेंगे नए चैप्टर की आफ्टर दिवाली, और वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, उसका डायग्राम कम मिलेंगे, छोटे मोटे डायग्राम्स मिलेंगे, सर्किट डायग्राम्स और वो सब। तो उसके लिए तो इजी है, वैसे तो वो डायग्राम्स बने हुए मिलते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। तो उन सॉल्यूशन के लिए टेंशन नहीं लेनी, जब मैं आपके साथ हूँ तो डरने की बात नहीं है, आप बस प्रॉपर कॉपी पेन से नोट्स बनाएं। अब इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क मिलेगा, प्रॉपर सीबीएसई पैटर्न में मैं आपका होमवर्क बना रहा हूं, और मेरी टीम भी पूरा मेरा साथ दे रही है। तो आपके अंदर एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, असर्शन, रीजंस एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, और जो भी 5 सेक्शंस बनने वाले हैं वो प्रॉपर्ली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी इशू है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मोशन फाउंडेशन की लर्निंग ऐप है, मोशन लर्निंग ऐप है, वहाँ पे आपको डाउट सेक्शंस मिल जाएंगे, है ना। वहाँ पे आप अपने डाउट्स पुट ऑन कर सकते हो, वहाँ इजीली आपको आंसर जल्दी जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड अपने को क्या करना है, चैप्टर से जुड़े रहना है, हम सबसे जुड़े रहना है, और मोशन फाउंडेशन के चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बांटो और एंजॉय करो लेक्चर्स। थैंक यू, गुड बाय।